हेलो एमर्स, आज हम देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये टॉपिक हमेशा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर चेंज फाइंड आउट करने के बाद ये आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हम लोग एनर्जी पढ़ रहे थे और एनर्जी में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी से सिमिलर था मोमेंटम, तो हम लोगों ने मोमेंटम को कनेक्ट कर लिया। अब हमारा टॉपिक जाना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पे। दैट मीन्स सेकेंड टाइप की एनर्जी पढ़नी चाहिए। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पहले पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डायरेक्ट डिराइव नहीं होता है, वो एक्चुअल में इस फोर्स से ही निकल के आता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट ना पढ़ के हम लोग पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी आता कहाँ से। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, अब आप कहेंगे सर अगर हम देखें ध्यान से तो फोर्स अपने ज़माने में इतने टाइप में बदल गया है, हर चैप्टर में आते आते टाइप्स ऑफ फोर्सेस चेंज हो जा रहे हैं। यानी यहाँ पे देखोगे तो सिंपल बात किया जाए, हम लोगों ने बहुत सारे फोर्स देखे है ना, अपने जीवन काल में बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस देखे। उन फोर्सेस को भी कैटेगराइज किया जाए, अगर देखा जाए फोर्स की कैटेगरी, तो हम लोगों ने एक बार पढ़ा सर बैलेंस फोर्स। सिंपल पढ़ा जाए, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, पहले ये पढ़ लिया। ठीक है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। फिर आए हम लोगों ने देखा नेचर में एग्जिस्टेंस के आधार पर फोर्सेस को देखा जाए तो बताया कि टोटल 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं, है ना। सबसे वीक जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इससे भी मतलब तगड़ा ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर तीसरे नंबर पे देखोगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चौथे नंबर पे जो सबसे तगड़ा होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो 4 टाइप के फोर्सेस हम लोगों ने देखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाता है इसमें, और न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, 4 टाइप के फोर्स यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगराइज किए। फिर और देखा जाए तो और भी बहुत सारे फोर्सेस देखे हैं, जनरल भाषा में बहुत सारे फोर्सेस देखे हम लोगों ने। टेंशन फोर्स देखा, फ्रिक्शन फोर्स देखा, फ्रिक्शन फोर्स देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने और कौन से फोर्सेस देखे, बहुत सारे। ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, उसके अलावा देखा जाए तो स्प्रिंग फोर्स देखा, है ना, और देखा जाए तो नॉर्मल फोर्स देखा। फिर इस टाइप से फिर भी इस तरीके से भी हम लोगों ने फोर्स को कैटेगराइज किया। फिर और थोड़ा सा आगे आए थे, हम लोगों ने एक और टाइप का फोर्स देखा। एक को बोला गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक को सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक है सेंट्रीपिटल और एक है सेंट्रीफ्यूगल, है ना। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो अलग अलग टाइप से हम लोगों ने फोर्स को कैटेगराइज किया हुआ है ना, यूजेस के आधार पे। अब फिर से हम फोर्स को कैटेगराइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फोर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल। तो इस आधार पे देखा जाए तो फोर्स कई सारे कैटेगरी में अपने अपने यूजेस के आधार पे बनाया गया। जब इसकी बात करोगे तो यही फोर्स ये तब कब आएगा जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। जब हम ओवरऑल बात करेंगे, पूरे नेचर की बात करेंगे, तब हमको 4 टाइप के फोर्सेस नजर आएंगे, यानी 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं। जब हम बारी बारी फोर्स को पढ़ेंगे तब हमको कई सारे फोर्स नजर आएंगे। जब हम किसी बॉडी पे लग रहा है फोर्स की, मतलब एक साथ 2 फोर्स लग रहा है, तब हम उस कंडीशन में बात करेंगे। तब उस कंडीशन में हम फोर्स को बैलेंस और अनबैलेंस के अंदर कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहा है या कई सारे फोर्स जब एक्ट करेंगे, तब उन सभी फोर्सेस को हम एक कैटेगरी में डालेंगे, या तो बैलेंस फोर्स होंगे या तो अनबैलेंस। ठीक है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, जो भी फोर्स कहाँ पे सेंटर की ओर काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, और जो भी हमारा सेंटर से बाहर की ओर काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी कैटेगरी में हम लोगों ने फोर्स के अंदर एक फोर्स और पढ़ा था, इसका नाम था स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स भी एक प्रकार का फोर्स ही है। फिर इसी तरीके से पूरे नेचर के अंदर 4 तरीके के फोर्सेस है और इनके स्ट्रांगनेस के आधार पर इनको 4 प्रकार में बांटा गया। अब हम जो आ रहे हैं यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हम लोग वर्क के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को काम कराने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना। अब फोर्स आएगा तभी जाके क्या होगा, फोर्स आएगा तभी जाके वो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा और उसके अंदर क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट होगी तभी जाके क्या होगा, काम। बिल्कुल।
अब ये वर्क जो होगा, जैसे मतलब वर्क का जो रिजल्ट आएगा वो वर्क के रिजल्ट के थ्रू हम देखेंगे कि इसके अंदर फोर्स कैसा था, ठीक है ना। यानी अगर बात करें तो जितना भी काम होता है उस काम में जितने भी फोर्सेस लगते हैं वो सभी फोर्सेस दो ही टाइप के होते हैं, या तो कंजर्वेटिव होंगे या तो नॉन कंजर्वेटिव। तो अब क्या होता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? हिंदी में हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं संरक्षित बल संरक्षित बल, और इसको बोलते हैं असंरक्षित बल असंरक्षित बल, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संरक्षित और असंरक्षित क्या है। देखिएगा, अगर हम इसमें देखें तो कंजर्वेटिव जो फोर्स है, इस कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ही इसने अपना पहचान बता दिया है। अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो एक्चुअल में लिखा हुआ है कंजर्व, और कंजर्व का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंजर्व? तो कंजर्व का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो उसी के अंदर रुक जाए, उसी के अंदर स्टोर हो जाए, है ना। और नॉन कंजर्व यानी नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव मतलब यहाँ से भी नाम से ही निकल के आ रहा है, नॉन कंजर्व, यानी वो फोर्स स्टोर नहीं होता है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कंजर्वेटिव होती है। मास क्या होता है? कंजर्व होता है, हमेशा क्या रहता है? रक्षित रहता है, यानी स्टोर्ड होता है। एक बस वो फॉर्म अपना चेंज कर लेता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, या एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, लेकिन कभी भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। कभी भी कंजर्व बोल दिया तो कंजर्व का अर्थ होता है कि ऑब्जेक्ट के पास वो जो चीज़ है जिसको बोला है कि वो कंजर्व है, इसका मतलब वो खत्म नहीं हुई है। फॉर्म चेंज कर सकती है या कुछ भी करेगी, लेकिन जितना था उतना ही रहेगा। कंजर्व का अर्थ यही होता है, ठीक है। अब मतलब समझना, मतलब अगर हम बेसिक तरीके से बात करें तो आपने एक काम किया, काम कैसे करोगे? आप लगाओगे फोर्स से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ, हो गया काम। अब यानी फोर्स की कहानी तो खत्म, काम हो गया तो फोर्स खत्म। तो ऐसा फोर्स जो काम करने के बाद उसी के अंदर क्या हो जाए? उसी के अंदर स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट आई वांट टू से, मैंने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो और उस दौरान जो बल लगा रहे हो, वो जो बल है वो उसकी के अंदर स्टोर हो जाए एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एनर्जी के। और कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने के बाद उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है? डेवलप करा देता है। यानी आपने काम किया, काम करने से पहले उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, जीरो थी, लेकिन जब आपने फोर्स लगाया तो वो फोर्स के लगने के कारण उसके अंदर क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में? तो ऐसे फोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट पे आप काम करो और काम करने के बाद उसमें क्या आ जाए? पोटेंशियल एनर्जी। तो उस दौरान जो फोर्स इन्वॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है? सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया और काम करने के बाद वो जो फोर्स है वो उसके अंदर किसी भी टाइप की एनर्जी स्टोर नहीं करवा पा रहा है। दैट मीन्स देयर आर नो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट बाय दैट फोर्स। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब कि भैया ऐसा फोर्स जो क्या ना करवा पाए? एनर्जी स्टोर ना करवा पाए, एनर्जी स्टोर ना करवा पाए एनर्जी स्टोर ना करवा पाए। जबकि एक ऐसा फोर्स जो क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करवाएगा। करवाता है। तो ऐसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और कैसा फोर्स, कैसी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये तो आपने सीधा सीधा मतलब समझ लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं और बात समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि आप जब काम करोगे, यानी पहली बार जब देखा गया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं और काम करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर क्या स्टोर हो जा रहा है? ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, एक प्रकार की क्या आ जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी।
और जब ये एनर्जी आ रही है तो मैं बाद में चाहूँ तो इसे किस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसे काम के दौरान देखो हर बार फोर्स पे डिपेंडेबल था, मतलब आपने काम किया, कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद ही उसके पास एनर्जी आ रही है। और इस टाइप के फोर्स लगाने यानी स्पेशल टाइप के फोर्स लगाने के कारण हो रहा है, यानी हर टाइप का फोर्स लगा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है। इसीलिए मजबूरन क्या किया गया है, फोर्स को कैटेगराइज किया गया कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव में। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और आप सोचो कि फ्रिक्शन के थ्रू क्या हो जाए, मतलब आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन के थ्रू वर्क देखा है ना हम लोगों ने हर टाइप के फोर्स के थ्रू वर्क देखा हुआ, वर्क डन। तो अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू कोई काम हो रहा है और मैं चेक करूं कि क्या उस फ्रिक्शन के कारण उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी आ पा रही है क्या, यानी फ्रिक्शन फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर जब काम हो गया तो फिर मैं देखूं क्या उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तो देखा गया नहीं। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट पे देखा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या नजर आया, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी दौरान यानी इन्हीं ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद ही कंजर्वेटिव फोर्स को फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो इतना क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं और भी बातें अच्छे से। तो एक साइड हम लिख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और एक साइड लिख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इधर लिखा मैंने कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलो देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स में आने वाला एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन जो कराया जाता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, एक ऐसा फोर्स कि जो ऐसा वर्क डन कराता है जिसका मैग्नीट्यूड पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी पाथ डिपेंडेबल होता है। ऐसा फोर्स जिसके कारण जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेबल होता है, नॉट पाथ डिपेंडेबल। मैंने गलत बोला, पाथ इंडिपेंडेबल, पाथ से लेना देना उसका नहीं है, यानी किस रास्ते से किस वे में हो रहा है उससे लेना देना नहीं है। अगर ऐसे फोर्स से हो रहा है यानी ऐसा वर्क डन हो रहा है तो उसमें जो आया हुआ फोर्स है वही कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहता है, ऐसा फोर्स जिसके कारण कोई वर्क डन हो रहा है और उस वर्क डन का अगर मैं पाथ चेंज कर दे रहा हूँ तो वर्क डन भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे वर्क डन को हम लोग ऐसे वर्क डन में आए हुए फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, जो मैंने बोला समझ में आया है ना। मैं इसको क्या लिखूंगा, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य, कुछ ज़्यादा हिंदी हो जा रहा है लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ मुक्त होता है। ठीक है ना, पाथ इंडिपेंडेबल। पाथ इंडिपेंडेबल वर्क डन, और उस दौरान जो फोर्स इंक्लूड होगा इसमें वही क्या वही क्या कहलाएगा मेरा, कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सेम लिखता हूँ, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया कार्य क्या बोल सकते हैं इसको, तो पथ मुक्त हो गया, और ये बोल देंगे पथ बाधित होता है। यानी पाथ डिपेंडेबल वर्क डन। और इस टाइप के वर्क डन में जो फोर्स इंक्लूड होता है वो मेरा कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मतलब समझना, मान लो एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं पहुंचा रहा हूं और इस रास्ते से पहुंचा रहा हूं, तो मान लेता हूं कि वर्क डन क्या हो गया, W1।
नहीं समझे सर? मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट था, बॉल था, इस बॉल को मैं यहाँ से उठा के, ये वाला पॉइंट ए है, इस पॉइंट और ये वाला पॉइंट है बी, तो मैं सीधे रास्ते से लेके जा रहा हूँ, सीधे रास्ते से लेके जा रहा हूँ, सीधे रास्ते से लेके इस बॉल को यहाँ पे पहुँचा दिया, है ना? तो काम किया, मान लेता हूँ वर्क डन क्या था 1। अब मैंने क्या किया, रास्ता चेंज किया, अब मैंने ऐसे 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 करके भी पहुँचाया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके पहुँचाया। तो यहाँ भी काम किया होगा, ए से पहुँचाया मैंने बी पे, तो इसका मतलब यहाँ भी वर्क डन हुआ होगा, लेकिन आपको 100% नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे वर्क डन अलग होगा ना, ठीक। फिर उसी तरीके से मैंने इस ए को, मतलब ए बी को अगर मैं देखूँ तो फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे पहुँचाया, ठीक है, ऐसे करके ऐसे पहुँचाया, तो यहाँ पे वर्क डन हुआ होगा तीसरा वाला। इन 3 वर्क डन हुए हैं, एक तो सीधे रास्ते से ले गया हूँ, एक तो इस पास से, एक तो इस पास से, 3 जगह 3 तरीके से मैंने काम किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के वर्क डन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा वर्क डन सब का सब यानी W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 होगा, मतलब सभी वर्क डन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये वर्क डन पाथ पे डिपेंडेबल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। जब भी आप बात करोगे जब भी आप बात करोगे किसकी, जब भी आप बात करोगे वर्क डन में पाथ इंडिपेंडेबल की, जैसे डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है, तो हम लोग इनिशियल और फाइनल कब देखते हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट के कंडीशन में हम लोगों ने देखा है कि हम इनिशियल पॉइंट देखते हैं और फाइनल पॉइंट देखते हैं, ये नहीं देखते कि रास्ता कैसा था, है ना। सेम फिनोमिना हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, ठीक। तो ऐसे फिनोमिना को ही हम देखेंगे, और अगर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी काम किया गया होगा, यहाँ पे भी काम किया गया होगा, यहाँ पे भी काम किया गया होगा, और आप देखोगे कि अगर मान लीजिए कोई फोर्स आया है W1 में, W2 और W3 में, ठीक है, तो अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो तीनों के तीनों वर्क डन क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये पहला जो डेफिनेशन आपको नजर आ रहा है, एक्चुअल में ये पहला डेफिनेशन यही है, ठीक है ना। मैंने आपको तुरंत पहले लास्ट वाली बात पहले बता दी, बस और कुछ नहीं किया। कंजर्वेटिव फोर्स वही फोर्स होता है जिसके द्वारा जब काम हम करते हैं तो हमेशा जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है, वो पाथ पे डिपेंडेबल नहीं किस रास्ते से ले गए, वो देखेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। लेकिन मान लो तुमने यही काम किया, इस बॉल को एक बार यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, ए से बी तक पहुँचाया इस सीधे रास्ते से, फिर ऐसे करके ऐसे पहुँचाया, चलो ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, और फिर ऐसे ऐसे घुमा के पहुँचाया, तो ये क्या हो गया, W3 हो गया। इन 3 काम हो गए, 3 तरीके से काम हो गए, और अगर तीनों काम आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स आया है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर देखा जाए तो आपने काम क्या किया, यही तो क्या ए से बी पे ही पहुँचाया है, बस रास्ते अलग अलग पकड़े हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि रास्ते अलग अलग करने से वर्क डन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि ये जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ चेंज करोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि पाथ चेंज करो चाहे ना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो कैसा था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। यहाँ पे देखो इन तीनों वर्क डन के अंदर फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे, सिंगल फोर्स होगा, जो W1 में फोर्स यूज किया वही W2 में भी होगा, वही W3 में भी होगा, बस आप पाथ चेंज करके चेक कर रहे हो। यहाँ भी सेम फोर्स होगा, W1 W2 और W3 में तीनों में क्या होंगे, सेम फोर्स होंगे, लेकिन पाथ चेंज करने पे इनका वर्क डन क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। इसमें ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट नहीं देखता है ना, ये नहीं देखता है कि भैया स्टार्ट कहाँ से किया है और एंड कहाँ पे करना है, ये पाथ को देख रहा होता है। जबकि ये कंजर्वेटिव फोर्स किसको देख रहा होता है, इनिशियल एंड फाइनल को। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। पहले इतना क्या करेंगे आप, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए नोट हो गया, अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो अब इसमें हम लोगों ने ये समझ लिया कि दूसरा पॉइंट की
कि इनिशियल एंड फाइनल पे नहीं क्या बोलते हैं, ये इनिशियल एंड फाइनल पे क्या होता है, डिपेंड करता है, और ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता है। तीसरी बात अगर आप देखोगे, तीसरी बात ये है कि अगर आप करोगे कैसा कैसा, अगर मान लीजिए आप लोगों ने कैसा पाथ यूज कर लिया, आप लोगों ने क्लोज पाथ यूज कर लिया। कैसा पाथ यूज कर लिया, क्लोज पाथ। क्लोज पाथ मतलब मान लीजिए ऐसे गए, ऐसे ऐसे करके करके किसी भी तरीके से जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच गए, है ना। तो इस कंडीशन में यानी क्लोज पाथ आप अगर चूज कर रहे हैं, तो क्लोज पाथ चूज करने का मतलब है आपका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो, वर्क डन विल बी ज़ीरो। और अगर वर्क डन विल बी ज़ीरो, दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ मैं, अपने आप पकड़ लेना। अगर आपने वर्क डन कराया और क्लोज पाथ पे क्या आ रहा है, वर्क डन ज़ीरो, तो उस कंडीशन में आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या कहाँ से कहाँ तक देखता है, ये इनिशियल से फाइनल के बीच में। अब जब भी क्लोज पाथ की बात करते हो तो इनिशियल और फाइनल क्या हो जाता है, एक हो जाता है, यानी उसके बीच में कोई डिस्टेंस रहता ही नहीं है ना। अब कोई डिस्टेंस नहीं रहने का मतलब ध्यान से समझना भाई, अब सिंपल जानते हैं, जो मैं बात बता रहा हूँ कहीं और से नहीं, इसी में ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ। W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट को चाहिए फाइनल एंड इनिशियल। अब भाई फाइनल एंड इनिशियल एक है, इसका मतलब फाइनल और इनिशियल के बीच में डिस्टेंस कितना है, ज़ीरो, यानी यहाँ पे रखूंगा ज़ीरो, और ज़ीरो का मतलब F से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया कि नहीं हो गया, वर्क डन ज़ीरो। लेकिन ये तभी होगा जब मेरा F कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। समझ में आ रही बात, ये डिपेंड करता है F के ऊपर। आई होप ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखोगे तो नॉन कंजर्वेटिव में इसका उल्टा होगा। अगर मान लो क्लोज पाथ यूज किया तुमने और क्लोज पाथ यूज कर रहे हो, तो वर्क डन क्या नहीं होगा, वर्क डन इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। क्लोज पाथ पे वर्क डन इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, भले ही तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट कुछ भी हो। जैसे एक बात समझो, ये एकदम सिंगल क्राइटेरिया लेके चला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस में कोई मतलब नहीं है, मान लो एक ऑब्जेक्ट दौड़ते 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 एक चक्कर लगा रहा है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस कहता नहीं है, इसने तो दूरी चली है, लेकिन विस्थापन कहता नहीं, मेरी वैल्यू तो ज़ीरो है ना। अगर मान लो एक सर्कुलर पाथ है तो इस पर मैं डिस्टेंस देख लूँगा एक चक्कर लगाने का, तो अगर मैं देखूँ स्टार्ट कहाँ से किया, इसी पॉइंट पे और इसी पॉइंट पे पहुँच गया, एक चक्कर कंप्लीट, फाइनल इनिशियल एक है, तो डिस्टेंस कहता है कि मेरे अनुसार जो क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर हुआ है, और कितना कवर हुआ है, इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, ओके। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता है कि नहीं, मेरा नहीं हुआ है ना, मेरा क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। क्लियर है बात। तो वैसे ही सेम चल रहा है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव का, कि क्लोज पाथ आएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ठीक है। आप और भी पकड़ सकते हो बातें, जैसे आप लोगों को अगर मैं ऐसे बताऊं, आप लोग इस साइन को समझते होंगे, ये साइन किस चीज़ का है, इंटीग्रेशन का साइन है ना। और अगर मान लीजिए मैंने ऐसे गोला बना दिया तो गोला बना दिया, तो इसका मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे पाथ को जो कैसा है, सर्कुलर है वैसे में, यानी क्लोज पाथ होता है तो इंटीग्रेशन में कौन सा साइन लगा दिया जाता है, ये। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लिया हूँ भाई, वर्क डन निकाल रहा हूँ ना, तो मान लो अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ और यहाँ पे ds है, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उस पर फोर्स देख रहा हूँ, यानी उसके द्वारा काम देख रहा हूँ मैं, तो F इंटू ds होगा। और अगर वो क्या हो जा रहा है क्लोज पाथ के लिए, ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी ये वाली साइन कभी एप्लीकेबल होगी, जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अगर मान लो ऐसे ही किया मैंने, ऐसे कर दिया, F इंटू ds किया और इक्वल टू नॉट ज़ीरो, दैट मीन्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स होगी वो कैसी होगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर कौन से ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं और कौन से ऐसे फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो हर समय पे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली काम करते हैं, वेरी नहीं करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फोर्स। आप कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स को लेना देना नहीं है, वो ऑलवेज जितना लगना है वो लगते ही रहेगा। क्या आप पाथ बदलोगे, यानी आप मान लीजिए कि सपोज करिए कि आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, मान लेता हूँ कि एक लड़का है या आप ही है, ठीक है, तो आपके ऊपर फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे, अच्छा इस पॉइंट पे कितना लग रहा होगा,
यहाँ पे भी कितना लग रहा होगा Fg, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी कितना लग रहा होगा Fg, हर जगह लग रहा होगा ना। मैंने रास्ता चेंज किया, मैंने रास्ता ऐसे कर लिया, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब मैं चढ़ रहा हूँ तब तो भी कितना लगेगा Fg, है कि नहीं है। अभी कितना लगेगा Fg। ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, इक्वल लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हर जगह इक्वल लगेगा। मैं देखो बेस्ट एग्जांपल मतलब कहने का अर्थ है कि तुम्हारे समझ में आना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमको दिखा रहा है कि वो चेंज नहीं होता, अगर वो चेंज नहीं होगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तब वो मान लो जब मैं पाथ बदल रहा हूँ तो पाथ बदलने से उसको कोई फर्क पड़ेगा, वो ऑलवेज वही चीज़। तो ध्यान से समझो ना, यहाँ पे भी वही लग रहा है। जब मैं ऐसे चल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन पे, जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो भी उतना ही लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है ना, चेंज तो नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो कॉन्स्टेंटली लग रहा है। वो कॉन्स्टेंटली लग रहा है तो इसका मतलब वो कंजर्व हो रहा है। तब ऐसे फोर्स क्या हो रहे हैं, कंजर्व हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब देखोगे फ्रिक्शन की कहानी, तो फ्रिक्शन क्या हो रहा होगा, चेंज। अच्छा एक सिंपल एग्जांपल और समझो, स्ट्रेट पाथ को ही ले लो। स्ट्रेट पाथ में ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर, सॉरी ये बंदा आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। आप इधर की ओर आओगे तब ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा, है ना। लेकिन फ्रिक्शन की कहानी देखना, अगर इधर जा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर। अगर आप उल्टा चल रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है ना। और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। भाई डायरेक्शन चेंज मतलब प्लस माइनस का खेल आएगा ना, वही चीज़ प्लस से किस में चली जाएगी, माइनस में। समझ में आई बात। तो बहुत सारे ऐसे फोर्स हमारे जीवन काल में है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में आपने सबसे पहला एग्जांपल क्या देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज आल्सो अ फोर्स विच इज अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली काम करता है और ये कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट के अंदर कंजर्व कराता है किस चीज को, पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। और भी देख लो। अच्छा नॉर्मल फोर्स बताओ कैसा फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव, क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। कैसे, देखो ध्यान से देख लो भाई, नॉर्मल फोर्स कैसे होगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, तो सरफेस लगाती है ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर। तो सरफेस जो लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स इधर क्यों लगा रही होगी, ऊपर की ओर, आया ना। अच्छा मैंने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया भाई, नीचे से रख दिया, ऐसे प्लॉट कर दिया ऐसे, तब नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। अभी कहाँ लग रहा था, ऊपर, अभी कहाँ लगने लगा, नीचे। डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया कि नहीं हो गया, कांस्टेंट है ये, नहीं है। समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल फोर्स वैसे भी आप जानते हो कि कांस्टेंट नहीं होता है, वो हर जगह पे क्या हो जाता है, चेंज। आप लोगों को मैंने एक ऐसे सिस्टम पूरा का पूरा बताया हुआ था, है ना, बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा इसमें कहाँ पे, मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे रख दिया तब तो भी तो ऊपर की ओर लगेगा। इसमें कोई चेंज है क्या नॉर्मल फोर्स में, जी सर। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे जब सर्कुलर पाथ बनाओगे तो ये सेंट्रीफ्यूगल की तरह काम कर रहा होता है ना। यहाँ पे कैसे काम कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल की तरह। चेंज हो गया नेचर, समझ में आई बात। इस चीज़ को पकड़िए आप। यहाँ पे सेंटर से बाहर की ओर फेंक रहा होता है, यहाँ पे सेंटर की ओर फेंक रहा होता है, ठीक है ना। चेंज हो गया कि नहीं हो गया, नेचर चेंज। वही चीज़ है, ये अपने रूप को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए अब हम एक बात और समझ लेते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं यही डिराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। यानी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ही किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कंजर्वेटिव फोर्स डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स डिराइव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या यहाँ पे लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज अप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कंजर्वेटिव फोर्स आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास रहेगी, अदरवाइज उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक, ऐसा नो।
और सेम चीज़ को यहाँ पे लिख दो, बट क्या लिखो, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिराइव्ड या डू नॉट डिराइव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी NCF डू नॉट डिराइव्ड। अब मैंने डू नॉट यूज़ किया, वाई वी आर नॉट यूजिंग द डज नॉट, बिकॉज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट अ सिंगल, ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो क्या लिख रहा था मैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आई होप ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, कारण कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं आ रही है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना, सबसे पोटेंशियल एनर्जी चिल्ला रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लोग देखे भी थे, थोड़ा बहुत सुने भी हैं और पोटेंशियल एनर्जी को समझ भी लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी बताइए। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्थितिज ऊर्जा, इसी को एक और नाम दिया जाता है स्टैटिक एनर्जी। मतलब ये हिंदी में की है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, अब क्या होती है ऊर्जा, तो ये किसी बॉडी के अंदर कब आती है, किसी बॉडी के अंदर कब स्टोर होती है, उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, दो शब्द मैंने यूज किए, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोजीशन, मैंने बोला कि द एनर्जी possessed by the energy possessed into a object by its position or configuration, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास पोजेस्ड होती है एनर्जी, या उसके पास एनर्जी आती है, या उसके पास स्टोर होती है, तो वो क्या होता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोजीशन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन का मतलब सिंपल एक बात मैंने बोली थी, रखावट, ठीक है, और इसका मतलब होता है बनावट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मतलब कहाँ रखा गया है उस आधार पे हम उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, या उसकी बनावट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस आधार पे हम उसके अंदर कोई एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वो कारण क्या हो सकता है, यानी कौन सी एनर्जी उस समय हो सकती है, फिर से अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके रखने के कारण उसके अंदर मतलब उसके पोजीशन के कारण उसके अंदर एनर्जी आ जा रही है, या उसके स्ट्रक्चर के कारण, उसके बनावट के कारण उसके अंदर एनर्जी आ जा रही है, तो उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जब एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो उस दौरान जो एनर्जी आती है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हैं, याद मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम जस्ट ऊपर पढ़ गया है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट मीन्स वहां पे फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो दोनों को समराइज करो, देखो ये क्या बोल रहा है, ये अपना अलग आइसोलेट करके चल रहा है ना। अभी जस्ट देखो इसको, ये कह रहा है नहीं है पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही किसी ऑब्जेक्ट के पास क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक्चुअल में सत्य क्या है, सत्य ये है कि काम किया गया और काम के दौरान किस फोर्स का यूज किया गया, कंजर्वेटिव फोर्स, और वही फोर्स क्या कर लेता है, एक एनर्जी को स्टोर करता है। देखिए अगर आप देखोगे तो कई सारे काम होते हैं, जैसे मान लीजिए हम ही लोग देखते हैं ना, तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो काम के दौरान उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एनर्जी स्टोर हो जा रही है तब तो कंजर्वेटिव फोर्स है, नहीं स्टोर हो रही है यानी इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे ही फालतू यूज हो जा रही है, लॉस्ट हो जा रही है, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर चली गई, काम किया, काम करने के बाद वो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर नहीं हुई, वो एनर्जी इन्वायरमेंट में वैसे लॉस हो गई, तो वही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। यानी वहाँ पे जो फोर्स आपने यूज किया है भैया वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आप देखते भी हो कई सारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे नज़र आता है कि इन्वायरमेंट के अंदर चला जाता है और कहानी हो गई ख़त्म। आप कहते हैं कि एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है, यस और नो,
मैंने अभी स्टेटमेंट दिया इन्वायरमेंट के अंदर लॉस हो जाती है। तो एक्चुअल में इन्वायरमेंट का क्या है, पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा ब्रह्मांड एक इन्वायरमेंट तो ये हमारे आसपास पूरा हम ब्रह्मांड में ही तो रह रहे हैं, और पूरा ब्रह्मांड किससे मिलके बना है, एनर्जी से, है ना। तो अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एनर्जी दे रहा हूँ और वो एनर्जी गई दूसरा रूप ली और दूसरे रूप में उसके अंदर काम करा ली, लेकिन वो एनर्जी जो दूसरा रूप बदली है वो बाहर चली गई। जैसे बल्ब के अंदर आता है ना प्रकाश, अब आपने क्या दिया उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आया होगा सर, एक अब ध्यान से समझिएगा, स्टेप टू स्टेप। आपने तालाब के अंदर पानी इकट्ठा किया होगा, फिर वहाँ से क्या डैम के पास इकट्ठा किया होगा, उसके पास आया होगा पोटेंशियल एनर्जी। डैम खोला तो क्या आएगा, वो पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी, मोशन करेगा जाके टरबाइन पे गिरेगा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। वो मैकेनिकल एनर्जी से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया बल्ब के पास, उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी में। अब वो लाइट एनर्जी कहाँ चला गया, इन्वायरमेंट में। अब कुल मिला जुला के देखो तो ये प्रक्रिया में इलेक्ट्रिसिटी तो लॉस हो गई ना, लेकिन गई कहाँ, इन्वायरमेंट में। पूरा इन्वायरमेंट किससे बना है, तो एक्चुअल में एनर्जी में ही मिल गई। तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या हो गई, फिर से उतनी ही रह गई जितनी है ना। तालाब कहाँ है, यूनिवर्स में ही है ना, इसी ब्रह्मांड में। और वहां से एनर्जी लिया, फिर इसी ब्रह्मांड के अंदर उस एनर्जी को लॉस कर दिया, दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्क डन जो भी हुआ है, वहाँ पे जो फोर्स यूज किया गया, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वहाँ पे उस फोर्स ने क्या नहीं किया, उस एनर्जी को स्टोर नहीं किया। लेकिन अगर मान लो काम हुआ, ये सब काम होता, अगर सपोज कर लो बल्ब उस एनर्जी को क्या कर लेता, स्टोर कर लेता, तो वो क्या हो जाता, पोटेंशियल एनर्जी आती है उसके पास, और क्या हो जाता, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता। क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी अपनी डेफिनेशन अलग दे रहा है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात अलग अलग है, ठीक है। अब और देखो मैंने बोला पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे किसी ऑब्जेक्ट के पास पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण आता है एनर्जी, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप किसी भी चीज़ को जितनी हाइट पे लेके जाओगे, है ना। मैं इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, मतलब ये मार्कर है, इस मार्कर को कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ऊपर। तो अगर मान लो इसको मैं बहुत नीचे से ड्रॉप करता हूँ, सपोज कर लो मैं इसको बहुत कम हाइट से, चलो ये मेरा हाथ है, दैट इज ग्राउंड लेवल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल मैंने मान लेता हूँ कि मेरा हाथ क्या है, ग्राउंड लेवल। तो यहाँ से देखता हूँ मैं, देखो जब भी एनर्जी को आप देखोगे तो हमेशा एक ग्राउंड लेवल होना चाहिए, जैसे रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए, वैसे पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए ग्राउंड लेवल होना चाहिए। इस ग्राउंड लेवल से मैं मान लेता हूँ इतनी हाइट पे, यानी मेरा हाथ क्या है, ग्राउंड लेवल, इस यहाँ से इतनी हाइट पे हो। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो इसने मोशन किया, कैसे मोशन कर दिया भाई, जब मैं यहाँ पे रखा हूँ तो कोई मोशन हो रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी एक ऑब्जेक्ट अपने ग्राउंड लेवल पे होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, जीरो। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। इस ग्राउंड लेवल के अनुसार इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। लेकिन निचवा वाले ग्राउंड लेवल की बात मैं करूँ, ज़मीन की मैं बात करूँ, तो उसके अनुसार इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी। फिर से इसमें रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ग्राउंड लेवल से ऊपर लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। देखो कैसे इंक्रीज होगी, है इंक्रीज कैसे हो रही है, आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता चलेगा जब मैं छोड़ूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। किस एनर्जी में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये रहा ग्राउंड लेवल, इससे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, लेते जा रहा हूँ, और जब मैं लेके बहुत दूर ऊपर तक जाऊँगा तो क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। कैसे हो रही है, इसकी पोजीशन के कारण तो हो रही है। यहाँ पे रखा तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, लेकिन यहाँ पे रखा तो ज़्यादा हो गई। कैसे पता चलेगा, जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो आप स्पीड देखना, और जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तब स्पीड देखो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है। बढ़ने का मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, क्योंकि मोशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कहाँ से आ रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से ज़्यादा हो रही है, इसकी पोजीशन में मैं चेंज ला रहा हूँ, हाइट बढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रही है। तो पोजीशन के कारण भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी स्टोर होती है, और उस टाइप की एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और दूसरा देखेंगे बनावट के आधार पे, तो जैसे तीर धनुष, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने इसका लिया हुआ है। तीर धनुष आप जब देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, धनुष का जो क्या होता है, धागा होता है ना, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तीर को चढ़ाते हैं, ठीक है। तीर को जितना हम खींचते हैं पीछे की ओर, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है। मैं क्या कर रहा हूँ, धनुष के अंदर कौन सी क्या कर रहा हूँ, उसकी बनावट को चेंज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ।
तो मैंने उसकी एनर्जी, उसके बनावट को चेंज किया, और बनावट को चेंज करने के कारण उसके अंदर कौन सी एनर्जी आने लगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लगी। जितना मैं पीछे की ओर खींचूंगा, यानी मैं धनुष तीर पकड़ा हूँ और जितना मैं पीछे की ओर खींच रहा हूँ उतना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैं छोड़ूंगा तब मुझे पता चलेगा। जब बस थोड़ा सा खींचा तो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी, तो तुरंत छोड़ोगे तो ही नीचे में गिर जाएगा, है ना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा खींचूंगा पीछे में तो क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगा। यानी वो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी के। पता कैसे चल रहा है, तो जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ रही है। अब वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम दोगे तो बल्ब बहुत तेज थोड़ी चमकेगा, है ना। बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बल्ब बहुत स्लो चलेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब भड़क जाएगा। बल्ब बहुत ज़्यादा दे दोगे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तो बल्ब का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, खराब। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो वैसे तीर धनुष वाला हो गया। गुब्बारा देखो, गुब्बारे का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर नॉर्मली देखोगे तो एकदम चिपका हुआ होता है, लेकिन जब हम हवा भरते हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाते हैं, उसकी बनावट में क्या लाते हैं, चेंज लाने से क्या होता है, उसके अंदर हवा भरते जाओ और वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब उसको छोड़ो, काइनेटिक एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी को आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते, आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो गुब्बारे को आप छोड़ो, थोड़ी सी हवा भर के छोड़ो, थोड़ा दूर जाएगा, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा हवा भर के छोड़ो तब बहुत दूर तक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जा रही थी और वही किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो जो उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण आता है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और भी एग्जांपल है कॉन्फ़िगरेशन के, स्प्रिंग को जितना नीचे की ओर दबाओगे उतना ऊपर की ओर मोशन करेगा। उसके ऊपर किसी चीज़ को रखो, खूब दबाओ, तो उसके अंदर क्या स्टोर होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जो ही छोड़ोगे क्या उत्पन्न हो जाएगी, मतलब क्या निकल के आएगी, काइनेटिक एनर्जी। और बहुत ज़्यादा, थोड़ा दबाओगे थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी, फिर थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी, तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी, मोशन स्लो होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये दोनों आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, और एक बात मैंने अभी जस्ट बताई कि ग्राउंड लेवल से जब मैं देखूंगा, ग्राउंड लेवल इसका रेफरेंस पॉइंट होता है, तो ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। मैं पहले इसको लिख देता हूँ क्योंकि आगे तो कहानी और बताता ही रहूँगा। एट द ग्राउंड लेवल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैसे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है और वहाँ से आता है। ठीक है, अभी भी आपको कनेक्ट करने में समस्या होगी, सर अभी भी आप सोच रहे होगे कि कैसे, अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी किसी के ऑब्जेक्ट के पास आती है। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने अलग अलग रखे हैं ना, अभी एक साथ तो मिलाया नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ोगे तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और कंजर्वेटिव फोर्स आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जैसे देखना कैसे, ताकि कनेक्ट कर लो। तुम कनेक्ट कैसे करोगे, ध्यान से देखना। इसको लिख ही लिया होगा आपने तब से। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे है, तो इसके अंदर कोई मोशन तो हो नहीं रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर लाने का मतलब मैं यहाँ पे ला के रख दिया, तो इसको मैंने क्या करा दिया, डिस्प्लेसमेंट करा दिया, हाँ या ना, बिल्कुल। और मैंने इस कंडीशन में मैंने एक फोर्स लिया होगा, कोई ना कोई फोर्स लिया होगा, लगाया होगा F, जो उसको ऊपर की ओर लेके गया होगा। यस सर, नो, तभी तो ऊपर गया। ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, वो रेस्ट में था तो उसको मोशन में लाना पड़ा, यानी उसकी पोजीशन में चेंज लाना है, तो बिना फोर्स के तो होगा नहीं। तो क्या हुआ कि इसको मैं ऊपर की ओर लेके गया, एस डिस्प्लेसमेंट कराया, तो इसका मतलब मैंने इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे रख दिया। क्या वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ, वर्क डन हुआ, बिल्कुल हुआ। अच्छा, वर्क डन हो गया, क्लियर। अब थोड़ा सा समझना, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, अब मैं इन दोनों वर्क डन को कहानी में हटाता हूँ। अब मैं इस पॉइंट पे देखूँ, इस पॉइंट पे मैं इस ऑब्जेक्ट के पास देखूँ, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्या है, इसका ग्राउंड लेवल है। लेकिन जब मैंने फोर्स लगा के काम कर दिया, जब ये इस पॉइंट पे आ गया, तो अब इसके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके पास इस वर्क डन के कारण क्या गया, इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी। ये कारण क्या बना, फोर्स। भैया फोर्स नहीं आता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वर्क डन तो बात की बात है ना। यानी कुल खेल कौन खेल रहा है, फोर्स आएगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स आया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस फोर्स डिस्प्लेसमेंट के कारण ही क्या हुआ, वर्क डन हुआ, और इसी वर्क डन के कारण से ऑब्जेक्ट के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मार्कर जब तक मेरे हाथों पे है तब तक इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, देयर आर नो एनर्जी, देयर आर नो एनी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी इसके पास नहीं है। लेकिन जब मैं क्या करूँगा, इसको
एफ फोर्स, अपने हाथों से एफ फोर्स लगाऊंगा, उसको ऊपर क्यों लेके जाऊंगा, क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या आ जा रहा है, अब मैंने काम किया कि नहीं किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हो गया, वर्क डन के कारण